साड़न गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का मैथमेटिक्स देखा था। जाहिर सी बात है रिलेशन एंड फंक्शन हम उसमें कंटिन्यू किए हुए हैं। रिलेशन ऑलमोस्ट खत्म है, फंक्शन भी खत्म है। अब हम लोग कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था एक्सरसाइज कैसे करेंगे, उसके एक एक क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग कंपोजिशन पे आ गए। फंक्शन का कंपोजिशन क्या है और उसके बाद इन्वर्सिबल फंक्शन क्या होता है। तो आपके इस चैप्टर का ये दोनों लास्ट टॉपिक है, कंपोजिशन और इन्वर्सिबल। तो अब हम लोग इसमें यह देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है और इन्वर्सिबल फंक्शन क्या है। इसके लिए हम कर लेते हैं, पहले अगर हम देखें कंपोजिशन को, कंपोजिशन का मतलब ये हुआ कि वह फंक्शन, अगर कोई मान लीजिए दो फंक्शन हम लेते हैं, हमने एक फंक्शन लिया f(x) = 2x और एक दूसरा फंक्शन हमने लिया g(x) = x² + 1। जब ये दोनों दो फंक्शंस हैं तो इनका अपना डोमेन और कोडोमेन भी होगा, दूसरे फंक्शन का भी अपना कुछ डोमेन और कोडोमेन होगा जिस पर ये दोनों फंक्शंस डिफाइंड हैं। मान लीजिए पहले का डोमेन रियल नंबर है और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है, दूसरे फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है। कंपोजिशन का अर्थ ये हुआ, वैसे भी बोलचाल की भाषा में हम लोग कंपोजिशन का मतलब यह समझते हैं कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीजों को एक साथ मिला देना, जोड़ देना। तो यहां भी उसी सेंस में कंपोजिशन इस्तेमाल किया गया है फंक्शन के लिए। फंक्शन के कंपोजिशन का मतलब यहां भी वही हुआ कि एक से ज्यादा फंक्शंस को एक साथ मिला के और रिजल्ट के फॉर्म में एक तीसरा रूल या तीसरा फंक्शन बना देना। हम यहाँ पर अलग अलग तरह के दो फंक्शंस को एक में मिलाएंगे और मिक्स करने के बाद एक नया फंक्शन बनाएंगे और वह जो नया फंक्शन बनेगा वो हमारा कंपोजिशन कहलाएगा। अब इसमें मुख्य बात एक यह आती है कि क्या किसी भी दो फंक्शन को दे दिया जाए तो उन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा, अर्थात क्या किसी भी दो दिए गए फंक्शन का कंपोजिशन हम बना सकते हैं? ऐसा नहीं है। तो पहले हम वह कंडीशन समझें कि किन परिस्थितियों में किसी दो फंक्शन को हम आपस में मिला सकते हैं या किन किन फंक्शन को मिला सकते हैं, किन किन फंक्शन को नहीं मिला सकते हैं। इसको एक सामान्य उदाहरण से अगर हम समझें तो मान लीजिए किसी दो तरह का हम लिक्विड लेते हैं। आमतौर पर हम ये जानते हैं कि दो लिक्विड को आपस में मिलाया जा सकता है, लेकिन हर दो लिक्विड को नहीं मिलाया जा सकता है। लगभग वही सेंस है इसका। जैसे मान लीजिए हमने दूध और पानी लिया, तो वाटर एंड मिल्क ये दोनों सोल्यूबल है, इसको मिक्स किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर पानी और तेल हम ले लें, ऑयल एंड वाटर को मिक्स करना चाहें तो नहीं होगा। बिल्कुल वही सिचुएशन फंक्शन में भी बनती है। नेचर के लिहाज से ये सारे के सारे लिक्विड हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हर दो फंक्शन को हम मिक्स करके एक तीसरा फंक्शन बना दें यह आवश्यक नहीं है। मीन्स हर एक दो फंक्शन को आपस में नहीं मिलाया जा सकता। तब इसके बाद बात आती है कि कंडीशन क्या है जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम किसी दो फंक्शन को आपस में मिला सकते हैं। तो वह शर्त यह है कि अगर पहले फंक्शन का रेंज दूसरे फंक्शन के डोमेन का सबसेट हो तो उस परिस्थिति में इन दोनों फंक्शंस को आपस में मिलाया जा सकता है और इसका कंपोजिशन निकाला जा सकता है। इसको अगर साफ साफ हम लिख दें
तो हम ये समझेंगे कि पहले फंक्शन का रेंज, इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि यह कंडीशन याद रहना चाहिए कंपोजिशन के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए। तो पहले फंक्शन का रेंज दूसरे फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, यह कंडीशन याद रखना पड़ेगा, का सबसेट होना चाहिए। अर्थात यहां पर हम गौर करें इन दोनों दिए गए फंक्शंस के लिए, तो पहले फंक्शन का रेंज है आर, रियल नंबर को डोमेन है, हम यहां रेंज मान के चल रहे हैं। दूसरे फंक्शन का है डोमेन आर। कंडीशन ये कहता है कि पहले का रेंज दूसरे के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। मतलब अब हमको ये देखना है कि क्या आर सबसेट है आर का है। चूंकि सबसेट में हम देखते हैं कि अगर किसी सेट के इक्वल वाला सेट हो तब भी वो उसका सबसेट होता है, या उससे कम एलिमेंट का सेट हो जो कि सारे के सारे उसमें बिलोंग करते हो तब भी वह सेट होता है। तो यहाँ पर दोनों ही ओर रियल नंबर है, पहले फंक्शन का रेंज भी रियल नंबर है और दूसरे का डोमेन भी रियल नंबर है। पहले का रेंज दूसरे के डोमेन का सबसेट है। इस परिस्थिति में यहाँ पर इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा। मतलब इन दोनों फंक्शंस को हम आपस में मिला के एक नया तीसरा फंक्शन बना सकते हैं। अब एक प्रश्न जेहन में यह आता है कि जो तीसरा फंक्शन बनाएंगे उसका डोमेन और उसका कोडोमेन क्या होगा। तो जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, जैसे मान लीजिए पहले का रेंज आर है, ये आर टू आर पहला डिफाइंड है और दूसरा भी आर टू आर डिफाइंड है। पहले का रेंज दूसरे के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, ये सबसेट है। अब ये जो दो बच गए इन्हीं पर हमारा कंपोजिशन डिफाइंड होगा। मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद जो नया फंक्शन हमारा कंपोजिशन फंक्शन बन रहा है वो आर से आर में डिफाइन होगा। क्लियर है। अब हम ये समझें कि जो नया कंपोजिशन हमको मिलेगा दोनों को मिक्स करने के बाद, उस कंपोजिशन फंक्शन का नेचर कैसा होगा, या फिर दोनों को मिलाने पर कौन सा रूल बनेगा, नया रूल वो क्या होगा। अब इस पर हम गौर करें। इसके लिए हम करते हैं, जैसे मान लीजिए यह भी एक रूल है, हम जानते हैं कि फंक्शन एक रूल है, तो fx भी एक रूल है और हमारा यहाँ gx भी एक रूल है। अब जब दोनों को मिलाएंगे तो एक नए तरह का रूल बनेगा जिसको हम hx कह सकते हैं, px कह सकते हैं, qx कह सकते हैं, कोई भी उसके लिए नोटेशन हम दे सकते हैं। लेकिन इन जनरल जब f और g को मिलाएंगे तब उसके लिए एक नए तरह का नोटेशन हम इस्तेमाल करेंगे, GOFX। ये केवल और केवल उस नए फंक्शन का सिंबल है। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसका अर्थ हम ये ना समझे कि बहुत पेचीदगी है इसमें, नहीं। इन दोनों को मिलाने से जो एक नए तरह का फंक्शन हमारा बनेगा, जो एक नया रूल बनेगा, उसका बस नाम है केवल GOF। आप इसको PX भी कह सकते हैं, QX भी कह सकते हैं, लेकिन GOFX हम इसलिए कह रहे हैं कि इससे यह पता चल सके कि यह दो फंक्शंस का कंपोजिशन, इसीलिए इसका इस तरह का नाम रख दिया गया है GOFX, ताकि हम आसानी से उसको पहचान सकें कि ये दो अलग अलग दिए गए फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन, दोनों को मिला के बनाया गया है। अब एक बात इसमें और आती है कि जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे fx और gx को, दोनों को जब आपस में हम मिलाएंगे तो जो नया वाला फंक्शन बनेगा वो कैसे निकालेंगे, वो क्या होगा। इसका तरीका ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर fx इज इक्वल टू 2x है और वहां gx इज इक्वल टू x² + 1 है।
अब जब इसको मिक्स करें, मिलाएं हम, तो GOFX बराबर हो जाएगा G ऑफ FX। इस ऑफ को हम ब्रैकेट के फॉर्म में समझते हैं या लिखते हैं। अब वैल्यू निकालें तो G ऑफ, अब FX का वैल्यू देख ले ऊपर क्या है, तो FX हमारा 2x है, तो ये हो जाएगा G2x। अब G2x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहां Gx का वैल्यू दिया हुआ है x² + 1, मतलब जो एलिमेंट यहां है इसका द होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहां G2x का वैल्यू हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 2x द होल स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 4x² + 1। अब आपका एक नया रूल हो गया जिसको हम इस fx और gx का कंपोजिशन कहते हैं। एक और इसमें बारीक बात है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर fx पहले दिया गया हो और gx बाद में दिया गया हो, या यूं कहें कि अगर fx पहले डिफाइंड हो और gx बाद में डिफाइंड हो, इसका कंपोजिशन निकालना हो तो वो G ऑफ F होगा, GOF होगा। लेकिन इसी में अगर gx पहले दे दिया जाए और fx बाद में डिफाइंड हो, तब उसका कंपोजिशन अलग हो जाएगा। जैसे आपको हम यहां पर एक उदाहरण से समझावें। यहां जैसे मान लीजिए fx पहले दिया गया, fx बराबर दिया गया है 2x और gx दिया गया है, fx है हमारा 2x एंड gx दिया हुआ है x² + 1। अब यहां अगर fx एंड gx का कंपोजिशन निकालेंगे तो GOFX होगा, मतलब G ऑफ FX होगा, मतलब G ऑफ 2x होगा, मतलब 2x द होल स्क्वायर प्लस 1 होगा, मीन्स 4x² + 1 होगा। ये आपका कंपोजिशन हुआ, कंपोजिशन ऑफ fx एंड gx। लेकिन अगर इसको पलट देते हैं, मीन्स अगर हम gx को पहले डिफाइंड करके और fx को बाद में डिफाइंड कर दें, मान लीजिए gx बराबर x² + 1 पहले आए और fx बराबर 2x बाद में आ रहा हो, इसका कंपोजिशन निकालना हो तो वो f ऑफ gx हो जाए। यहां ध्यान दीजिएगा, ये GOFX है, ये FOGX है। इसमें उल्टा लिखते हैं, जैसे G यहां बाद में था तो हमने G को पहले लिखा कंपोजिशन के सिंबल, यहां पर F बाद में डिफाइंड है, तो जब इसका कंपोजिशन निकालेंगे तो उस F को पहले ले लेंगे, तो FOGX हो जाएगा। अब फाइंड कैसे करेंगे, तरीका यही रहेगा पहले वाला। ऑफ के लिए एक ब्रैकेट ले लीजिए, तो F ऑफ GX हो गया। अब F ऑफ GX का वैल्यू डाल दें, GX है x² + 1। अब आप fx² + 1 का वैल्यू निकाल लें, तो fx का वैल्यू है 2 × x, तो fx² हो जाएगा 2 × x² + 1 मीन्स 2x² + 1। अब देखिए तो डिफर किया, आपका GOFX आया 4x² + 1 एंड FOGX आया 2x² + 1। तो किसी भी दो फंक्शन के लिए अगर कंपोजिशन निकालने को कह दिया जाए, तो हमको यह भी जान लेना आवश्यक होगा कि पहले कौन सा फंक्शन डिफाइंड है और बाद में कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि उसका कंपोजिशन, उसके कंपोजिशन का एग्जिस्टेंस इस पर निर्भर करता है कि पहले कौन और बाद में कौन डिफाइंड है।
अगर एफ एक्स पहले जी एक्स बाद में तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हुआ, वही जी एक्स पहले और एफ एक्स बाद में तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हुआ, मतलब डिफर करेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि यह भी कहता है कोई दो फंक्शन इस तरह का देके कि दिखावे कि एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। हमने एक छोटे से उदाहरण से इसको देख लिया कि हर फंक्शन के लिए एफ ओ जी और जी ओ एफ बराबर नहीं होता है। तो इस तरह से हम किसी भी दो अलग अलग फंक्शंस का कंपोजिशन निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम देख लें, एक और उदाहरण लेके एग्जिस्टेंस को पहले देखें कि किस केस में एग्जिस्ट करेगा और किस में नहीं करेगा। बहुत बार होता है कि कंपोजिशन निकालने को कहेगा लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो पहले हम एग्जिस्टेंस के क्राइटेरिया पे उसको चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद हम उसको फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए एक फंक्शन हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये डिफाइंड है आर टू आर। एक दूसरा फंक्शन हमने लिया जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1/9, ये है n टू n। अलग अलग सेट पर डिफाइंड है, ये रियल नंबर पर डिफाइंड है, वो नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसमें कहा जाए कि इसका कंपोजिशन निकालें, मतलब हमसे अगर ये कहा जाए कि कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स फाइंड करें, कंडीशन पर पहले इसको देखेंगे उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया ये है कि पहले का रेंज दूसरे के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। यहाँ पहले का रेंज R है और दूसरे का डोमेन N है। हम यहाँ देख रहे हैं कि R N का सबसेट नहीं है, रियल नंबर बड़ा सेट हो जाता है, इसीलिए इस केस में कंपोजिशन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम लिख देंगे कि एफ एक्स एंड जी एक्स के कंपोजिशन को सिंबॉलिकली जीओ एफ एक्स कहेंगे। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे कि जीओ एफ एक्स डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि इसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। अब जरा इसी को पलट के देखें, मतलब इसी को अगर हम कहें कि कंपोजिशन ऑफ जी एक्स एंड एफ एक्स, तब क्या स्थिति बनती इस केस में। तो जब जी एक्स एंड एफ एक्स को हम देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि पहले जी होगा फिर एफ होगा। तो पहले जी होगा तो पहले जी का सेट होगा डोमेन को डोमेन, तो वो n टू n है, और बाद में f होगा तो f का है r टू r। हमको निकालना है gx एंड fx का कंपोजिशन, मतलब FOGX हमको निकालना है। GOFX तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। अब FOGX के लिए हम इसका क्राइटेरिया पहले देखें, उसको ये सेटिस्फाई या फुलफिल कर रहा है कि नहीं। कंडीशन हमारा ये है कि पहले फंक्शन का रेंज दूसरे के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पहले का रेंज मतलब n दूसरे के डोमेन का सबसेट है। तो जब सबसेट है तो FOG एग्जिस्ट करेगा तो फिर निकालें वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू निकालने का फिर वही तरीका f ऑफ gx, इसको लिख लेंगे। अब f ऑफ gx का वैल्यू डाल दें, gx 2x प्लस 1/9, तो f 2x प्लस 1/9 का वैल्यू निकालें तो fx का वैल्यू है कि 5, मतलब डेफिनेशन है फंक्शन का 5 इंटू एक्स प्लस 3। तो f कुछ भी रहेगा उसको x के प्लेस पे ले लेंगे, 5 इंटू
जो एलिमेंट यहाँ है वो +3, तो हमको 5 दिस का वैल्यू f दिस का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2x + 1 बाई 9 + 3। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर कर दे तो 10x + 5 बाई 9 + 3, ये आपका FOGX हो गया। अब क्लियर होगा किसी भी दो फंक्शन का कंपोजिशन हम कैसे फाइंड करते हैं, और उसमें भी पहले कौन डिफाइंड है बाद में कौन डिफाइंड है, इस पर उसके कंपोजिशन का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है। इसी दो फंक्शन का अगर f पहले और g बाद में डिफाइंड है तो कंपोजिशन एग्जिस्ट नहीं किया, लेकिन इन्हीं दो फंक्शन में अगर g पहले और f बाद में डिफाइंड है तो कंपोजिशन एग्जिस्ट कर गया। तो ऐसे हम किसी भी दो दिए गए फंक्शन का कंपोजिशन निकालते हैं। कंपोजिशन जो चैप्टर था पिछले 2-3 साल पहले के सिलेबस में बड़ा डिटेल्ड इसको पढ़ना होता था, लेकिन अब आपका प्रेजेंट में जो आपका सिलेबस है उसमें कंपोजिशन को बहुत ही काट दिया गया है, अब बहुत ही कम अंश इसके रखे गए हैं। तो फिलहाल हम लोग केवल सिलेबस में जो चीजें हैं उस पर फोकस करते हैं। समय बचने और रहने की स्थिति में सिलेबस कवर होने के बाद बाकी जो इसका इन डिटेल जो चीजें हैं उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अब इसका कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज देखते हैं। एक क्वेश्चन इसमें आपका आता है ये वाला, इसमें कहता है लेट f 2 3 4 5 से 3 4 5 9 में एक फंक्शन, मान लीजिए हमने दो सेट ले लिया, ये है 2 3 4 5 से 3 4 5 9 में, इसको f नाम दिया है। एंड एक दूसरा फंक्शन g है 3 4 5 9 से और 7 11 15 में, ये फंक्शन हमारा g हो गया। कराए बी फंक्शंस डिफाइंड एज, अब इसका डेफिनेशन क्या है, ये तो डोमेन और कोडोमेन की बात है, डेफिनेशन यहां पर दिया हुआ है। f2 = 3, मतलब फंक्शन f का एलिमेंट 2 3 से रिलेट करेगा। f3 = 4, मीन्स इस फंक्शन f का एलिमेंट 3 4 से रिलेट करेगा। f4 = f5 = f5, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां दो एलिमेंट एक ही से रिलेट कर रहे हैं, f4 का भी वैल्यू 5 है और f5 का भी वैल्यू 5 है, मीन्स आपका 4 भी 5 से रिलेट करेगा एंड 5 भी 5 से रिलेट करेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। ये हो गया f का डेफिनेशन। अब आते हैं g पर, एंड g3 = g4 = 7, मीन्स 3 का भी वैल्यू 7 है फंक्शन g में एंड 4 का भी वैल्यू 7 है, 3 को भी 7 से 4 को भी 7 से हमने रिलेट कर दिया। एंड g5 = g9 = 11, g का 5 भी 11 से और 9 भी 11 से रिलेट करेगा, ऐसे। अब कह रहा है फाइंड GOF, इसका कंपोजिशन निकालें। जाहिर सी बात है, पहले f डिफाइंड है फिर g डिफाइंड है, तो कंपोजिशन ऑफ f एंड g हो जाएगा GOF। अब पहले हम ये देख लें कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तब उसके बाद आती है बात कि अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर उसका वैल्यू कितना होगा। तो एग्जिस्ट करने के लिए हमको ये देखना होता है कि पहले का रेंज दूसरे के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो अब हम ये देख लें कि पहले का रेंज मतलब 3 4 5 9 दूसरे के डोमेन का 3 4 5 9 का सबसेट है कि नहीं, सबसेट है, दोनों बराबर हैं,
तो दोनों जब सेट बराबर हैं तो वो इम्प्रॉपर सबसेट ही है लेकिन सबसेट है। तो जब सबसेट है तो एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट करेगा तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिफाइंड कहां से कहां होगा, तो डिफाइंड तो फर्स्ट से लास्ट में होगा। ये आपको हमने अभी बताया था कि जब ये इसका सबसेट हो जाए तो इन दोनों को हम गौण कर लेते हैं और फर्स्ट से लास्ट में कंपोजिशन को डिफाइन कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे। आप थोड़ी देर के लिए ये समझें कि इसको हमने स्लाइड करके इन दोनों को ओवरलैप कर दिया, तो जब हम इन दोनों को ओवरलैप करेंगे तो 3 3 पे, 4 4 पे, 5 5 पे, 9 9 पे कंसाइड कर जाए। अब कंसाइड कर गया तो फर्स्ट से लास्ट में डिफाइन कर दे, मतलब हमारा कंपोजिशन के लिए इधर डोमेन हो जाएगा 2 3 4 5 तथा को डोमेन हो जाएगा 7 11 15। हमेशा कंपोजिशन फर्स्ट से लास्ट के साथ डिफाइन होता है। अब इसका डेफिनेशन देखें कौन किससे रिलेट करेगा। यहां 2 किया है 3 से, और जब ओवरलैप हम करा दिए हैं तो वही 3 किया है 7 से, तो सीधे सीधे 2 कर जाएगा 7 से। तो अब यहां हम 2 को रिलेट कर देंगे 7 से। फिर उसी तरह से 3 यहां रिलेट किया है 4 से, और यही 4 किया है 7 से, मतलब आपका 3 भी रिलेट कर जाएगा 7 से। फिर 4 किया है 5 से और 5 किया है 11 से, मीन्स 4 रिलेट कर जाएगा 11 से। 4 को हमने 11 से रिलेट कर दिया। फिर यहां 5 किया है 5 से और वही 5 फिर किया है 11 से, तो 5 भी कर जाएगा 11 से। ये हमारा कंपोजिशन हो गया। अब जिस भाषा में फंक्शन का कंपोजिशन निकालने का क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन का डेफिनेशन जिस भाषा में दिया हुआ है, उसी भाषा में हम उसके कंपोजिशन को भी डिफाइन कर देंगे। मतलब आप एफ और जी दोनों के बारे में यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट को रिलेट करके डिफाइन किया गया है। इसको भी कर दें, मतलब जी ओ एफ का 2 रिलेट कर जाएगा 7 से, तो ये हो गया जी ओ एफ 2 इज इक्वल टू 7। फिर जी ओ एफ 3 इज इक्वल टू 7, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जी ओ एफ 2 इज इक्वल टू जी ओ एफ 3 इज इक्वल टू 7। 2 और 3 दोनों रिलेट किया है 7 से। फिर जी ओ एफ 4 इज इक्वल टू जी ओ एफ 5 इज इक्वल टू 11, मीन्स 4 और 5 ये दोनों रिलेट करेंगे 11 से। ये हमारा फाइनली इसका आंसर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा था फाइंड जीओएफ, निकाल दिया हमने जीओएफ। जैसे आप फंक्शन को डिफाइन करके दिए थे वैसे ही हमने जीओएफ को डिफाइन कर दिया। तो ऐसे हम किसी भी दो फंक्शन का कंपोजिशन निकालते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल हम इसको देखें अगर 16 को, यहां कह रहा है फाइंड जीओएफ एंड एफओजी if a function f r to r and a function g r to r are given by, यहां fx दिया हुआ है, fx is equal to cos x। डिफाइन कहां से कहां है, क्योंकि ये भी मैटर करता है, तो f के बारे में कह रहा है r से r पर डिफाइन। दूसरा फंक्शन हमारा gx है 3x स्क्वायर, और ये कहां से कहां डिफाइंड है, ये भी r से r में डिफाइंड है। अब कह रहा है कि सो दैट GOF इज नॉट इक्वल टू एफओजी। हमने फर्स्ट वाले एग्जांपल में ही लेके एक छोटा सा एग्जांपल लेके हमने दिखाया था। देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले हम ये देख लें GOF निकालने के, तो GOF के लिए जाहिर सी बात है कि पहले f लेंगे फिर g लेंगे बाद में, तब उसका कंपोजिशन GOF का लाएगा। मतलब जिस सिचुएशन में ये दोनों लिखा हुआ है एग्जैक्टली अगर ऐसे लिखा रहे तो इसका कंपोजिशन GOF कहलाएगा।
अब एक बार देख लें GOF एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तब ना निकालने की बात आती है। पहले तो जान लें मिलेगा या नहीं, तब देखेंगे मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो GOF के एग्जिस्टेंस के लिए पहले का रेंज दूसरे के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। हमारा R का सबसेट है, इसलिए एग्जिस्ट करेगा। करेगा तो निकालें। GOFX हमको फाइंड करना है। तो अब GOFX का मतलब हम लिखते हैं G of fx, मतलब G of, अब fx का वैल्यू यहां ले लें, fx बराबर दिया हुआ है cos x, तो ये हो गया G cos x। अब G cos x का वैल्यू निकालें। Gx का वैल्यू है 3 इंटू एक्स द होल स्क्वायर, तो G cos x हो जाएगा 3 इंटू cos x द होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 इंटू cos x द होल स्क्वायर मीन्स 3 cos स्क्वायर x, ये निकल गया GOF। अब आते हैं FOG पर। FOG के लिए कर लें FOGX, पहले देख लें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो FOG के लिए G पहले और F बाद में, तो G है R से R में और F भी है R से R में, पहले का रेंज दूसरे के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, सबसेट है इसलिए कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा। निकालें F of GX, मतलब F of GX का वैल्यू है 3x स्क्वायर, तो अब यहाँ F3x स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है। तो F3x स्क्वायर, Fx है cos x, तो F3x स्क्वायर हो जाएगा cos 3x स्क्वायर। ये हमेशा हम ध्यान रखें कि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये cos का एंगल है, तो यहां सीधे सीधे ये हो गया cos 3x स्क्वायर। अब हम कंपेयर करें इन दोनों को, ये है 3 cos स्क्वायर x और ये है cos 3x स्क्वायर, इक्वल है नहीं है, ये दोनों दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, अलग अलग दोनों फंक्शंस हैं। तो यहां पर हम फाइनली कह देंगे सिंस 3 cos स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू cos of 3x स्क्वायर, देयरफॉर GOF इज नॉट इक्वल टू FOG, यही हमको दिखाना। तो कहीं भी कोई दो तरह का ऐसा फंक्शन दिया हुआ रहे, कंपोजिशन निकालने की बात कहे चाहे एग्जिस्टेंस की बात कहे, हम पहले इसके क्राइटेरिया पे रख के इसको चेक कर लेंगे और तब उसके बाद फाइंड करके और उसकी इक्वलिटी शो कर देंगे बराबर है या नहीं। अब आपका कंपोजिशन इतना ही हमारे अपने सिलेबस में पढ़ना समझना था। अब थोड़ा सा इन्वर्सिबल की चर्चा करें। एक और टॉपिक आपको इसमें मिलता है इन्वर्सिबल फंक्शन। इन्वर्सिबल फंक्शन क्या होता है? इन्वर्सिबल फंक्शन का अर्थ ये हुआ कि वह फंक्शन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए। अब इन्वर्स का मतलब क्या हुआ? जिसका उल्टा वाला रूल भी मिल जाए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से हम इसको समझें, हमने एक लिया फंक्शन इस तरह का, सपोज करिए 2 3 4 है और इसमें 4 6 और 8 है, 3 6 से 4 8 से रिलेट किया है। ये कौन सा फंक्शन है? ध्यान दीजिएगा, चूंकि सारे के सारे एलिमेंट्स अपने ट्वाइस से रिलेट करते हैं तो fx इज इक्वल टू 2x है। सिंपल है, ये हमारा सीधा फंक्शन है, सीधा कह लें कि ये डायरेक्ट रिलेट कर रहा है इससे। अब अगर इसका इनवर्स फंक्शन हम निकालने की सोचें तो इनवर्स फंक्शन का मतलब ये है कि अब वह रूल हम निकालें या वह रूल ढूंढें जो कोडोमेन के एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट से रिलेट करता है। मतलब अब इसको हम पलट देंगे, मीन्स अब हमको वह रूल सोचना है जिसमें
4, 6, 8 रिलेट कर जाए 2, 3 और 4 से। अब सोचिए, जब ये दुगुना से रिलेट करता है तो जब पलट देंगे तो ये अपने आधा से रिलेट करेगा। तो यहां पर सीधे सीधे हो गया gx इज इक्वल टू x/2। तो अब ये हमारा जो gx इज इक्वल टू x/2 है, ये इस फंक्शन fx का इनवर्स फंक्शन कहलाता है। मीन्स उल्टे साइड से जोड़ रहा है, को डोमेन के एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट से जोड़ रहा है। इसी को इनवर्स फंक्शन कहते हैं, जो उल्टा रिलेट कर दे। तो अब जितने भी सारे फंक्शंस हैं, जैसे ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन का हमने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। हर एक फंक्शंस का इनवर्स फंक्शन निकालने की सोच सकते हैं, लेकिन एक चीज और आप जान लें कि हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, सबका नहीं करता है। उसके एग्जिस्टेंस का भी क्राइटेरिया, कंडीशन है कि किन किन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और किसका किसका नहीं करेगा। तो अब इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए किसका करेगा और किसका नहीं करेगा, ये अब जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल से फिर आपको हम बताते हैं। हमने एक दूसरा सेट लिया, इसमें हमने लिया -2, -1, 0, 1 और 2। इसमें हमने लिया 0, 1, 2, 3, चाहे 0, 1, 2, 4, ऐसे हमने ले लिया। -2 को हमने जोड़ दिया 4 से, 2 को भी हमने जोड़ दिया 4 से, -1 को हमने 1 से जोड़ा, 1 को भी हमने 1 से जोड़ा, 0 को हमने 0 से जोड़ दिया। सपोज करिए इस तरह का हमारा ये फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, इसको हम कहेंगे f(x) इज इक्वल टू x²। चूंकि डोमेन का सारा एलिमेंट अपने स्क्वायर से रिलेट कर रहा है, इस सबका स्क्वायर इधर है। अब अगर इसका इनवर्स निकालने की हम सोचें तो इसी तरह से इसको पलट के देखें, स्थिति कैसी बनती है। मतलब कोडोमेन आपका अब डोमेन होगा और डोमेन आपका कोडोमेन हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर वैसा हम करते हैं, इस कोडोमेन को हम डोमेन बना लें और डोमेन को कोडोमेन बना लें, तो इधर आ जाएगा 0, 1, 4, उधर चला जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। अब 0, 0 से रिलेट करेगा, 4 -2 और 2 से करेगा, 1 -1 और 1 से। ऐसी स्थिति बनेगी जब इसको हम पलट देंगे। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो आप यहां गौर करें कि यह फंक्शन डिफाइंड फंक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है? तो फंक्शन का जो बेसिक क्राइटेरिया था वो ये था कि इधर का एक एलिमेंट उधर के एक से ज्यादा से रिलेट नहीं करना चाहिए। यहां पर इसका एक एलिमेंट इसके एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब ये डिफाइंड फंक्शन नहीं है। और सीधे सीधे हम कहेंगे कि इस फंक्शन f(x) इक्वल टू x² का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करे। तो ये तो मान लीजिए डायग्राम से हमने समझा। अब इसके बाद मैथमेटिकली हम कैसे बता सकेंगे किसी फंक्शन के लिए कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसका क्या कंडीशन है। तो बेसिक चीज इसमें ये है कि कोई भी फंक्शन इनवर्सिबल तब होता है जब वो बाइजेक्टिव हो, मीन्स 1, 1 भी हो और ऑनटो भी हो। यह फंक्शन चूंकि 1, 1 नहीं था इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। अब इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करके डिटेल में अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स लेके और इनवर्स निकालना नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और उसके साथ ही इसका कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज का देख के और इसको हम फिनिश करेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक अभी चल रहा है। अब इसके बाद
नेक्स्ट जो भी चैप्टर आप चाहेंगे उसको हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे। आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।